अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने मीनिंग डिस्कस किया था और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो जो 74th अमेंडमेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 1991 में। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के जैसे आपको पता है 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा दोनों से बिल पास होता है और उसके बाद जाएगा देश के राष्ट्रपति के पास। और जिस दिन उनके साइन हो गए बिल के ऊपर, वो बिल बन जाता है कानून। तो लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस होता है और पास हो जाता है। उस वक़्त फिर मतलब लोकसभा, राज्यसभा से दोनों से पास होने के बाद अ, ये मतलब एज़ एन एक्ट हमें देखने को मिलता है। तो लोकसभा को पास होता है, एग्ज़ैक्टली डेट्स हैं 22 दिसंबर को, और राज्यसभा से पास होता है 23 दिसंबर को 1992 में। तो अगले साल यानी कि 1993 में ये मतलब वजूद में आ जाता है, पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाता है। आगे हम इसके फर्दर जो फीचर्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोविज़न ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़। तो इस जो एक्ट है, उसमें म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है। म्युनिसिपैलिटी की 3 स्टेजेस पे यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले है नगर पंचायत। नगर पंचायत उस एरिया को बोलते हैं जो एक ट्रांज़िशनल पीरियड में होता है। जैसे जैसे कुछ एरिया होते हैं, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है, मगर अभी वो रूरल एरिया कहलाता है, यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, और आने वाले टाइम में उम्मीद होती है कि ऐसा एरिया शहरी एरिया बन जाएगा। तो उसको हमने नगर पंचायत का नाम दिया। उसके बाद हम बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर हमें छोटा शहर देखने को मिलता है, स्मॉलर अर्बन एरिया। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर हमें बड़ा शहर देखने को मिलता है, लार्जर एरिया देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है नगर पंचायत, सेकंड है म्युनिसिपल काउंसिल और थर्ड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये हमें 3 पार्ट्स, डिविजन्स देखने को मिलती है म्युनिसिपैलिटीज़ की। तो इन सभी तीनों को टेक्निकली अगर बोला जाए तो म्युनिसिपैलिटी का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी संस्था जहाँ पर स्वयं लोगों के द्वारा ही सरकार चलाई जाती है। तो अलग-अलग तीनों को नाम दिए गए हैं। स्मॉलर एरिया जो हो गए, स्टेट ने क्या करना है कि स्पेसिफाई करना है, जो ट्रांजिशनल पीरियड होगा उसको स्मॉलर अर्बन एरिया का नाम दे दिया जाएगा। मतलब जैसे हमने तीनों में डिस्कस किया है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। तो इसमें क्या है कि सरकार ने जो पॉपुलेशन होती है उसका भी ध्यान में रखना होता है डिविजन्स के दौरान। तो लार्जर अर्बन एरिया आ गया। व्हाइल डूइंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट विल हैव ड्यू रिगार्ड टू द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। एक तो पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाएगा, एंड देन किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, संघनता कितनी है पॉपुलेशन की। एंड उसके बाद रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है उसका भी ध्यान रखा जाता है। और पर्टिकुलर एरिया में जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसके साथ कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी है वो किन किन लोगों से बनती है। तो इसमें आपको सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलते हैं हर एक एरिया की। जैसे म्यूनिसिपैलिटी में जो एरिया होते हैं आगे उनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने को मिलती है, एंड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होंगे ऑफ मेंबर्स, ईच म्युनिसिपल एरिया जो होगा डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जिसको बोलते हैं ना हल्का, आगे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और आपको फिर देखते हो ना कि वार्ड बोलते हैं उसको, 2 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 17 नंबर वार्ड, ऐसे आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन टू पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। तो
अलग-अलग जो समुदाय के लोग होते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ के जो लोग होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे पहले किसको शामिल किया जाएगा? अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा व्यक्ति जिसको जो म्युनिसिपल का प्रशासन होता है, उसके बीच अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मगर ऐसा जो पर्सन होगा, उसके पास म्युनिसिपैलिटी की जो मीटिंग्स होंगी, वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। एक तो ये पर्सन हो गया जिसके पास अच्छी नॉलेज होगी, वो होगा म्युनिसिपैलिटी का मेंबर। दूसरा अ, हाउस ऑफ द पीपल का जो पर्टिकुलर एरिया से जो बंदा बिलोंग करता होगा। हाउस ऑफ द पीपल हम बोलते हैं लोकसभा को, यानी कि जिस एरिया से कोई एमपी होता है, उस एरिया में जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया आता है, वहीं से उसको मेंबर बना दिया जाता है, उसमें म्युनिसिपैलिटी का। और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि उस एरिया में अगर कोई एमएलए का एरिया पड़ता है, तो उस एमएलए को भी उसका मेंबर बना दिया जाता है। देन मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा से अगर उस एरिया में कोई मेंबर है, तो उसको भी उसका मेंबर बना दिया जाएगा म्युनिसिपैलिटी का। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद होती है, तो आपको पता है कि विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं होती, तो पंजाब में तो विधान परिषद नहीं है, इसीलिए वहाँ से कोई मेंबर बन भी नहीं सकता फिर, ये तो अंडरस्टूड है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है चेयरपर्सन्स ऑफ द वार्ड्स कमिटीज़। तो जो वार्ड्स होते हैं अलग-अलग, उसमें एक पद होता है चेयरपर्सन का, वो हमें हर एक वार्ड्स में देखने को मिलते हैं। 4th पॉइंट है इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। तो जो चेयरपर्सन है, उसके हमें इलेक्शंस देखने को मिलते हैं। वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? स्टेट के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, वो है वार्ड्स कमेटी। अब अलग-अलग जो वार्ड्स होते हैं, उनमें हमें कमिटीज़ देखने को मिलती हैं। और जो वार्ड होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है 3 लाख या 3 लाख से ऊपर पॉपुलेशन हमें उनकी देखने को मिलती है। अ वार्ड कमिटी में कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर वार्ड्स। तो जो वार्ड कमेटी होती है, उसमें 1 वार्ड हो सकती है या 1 से ज़्यादा वार्ड भी हो सकते हैं। और कई बार एक ही वार्ड को हम वार्ड कमेटी बोल देंगे, या कई बार क्या होता है कि 2, 3 या 4 अ, जो वार्ड्स होंगी, उन उन सभी को मिला के हमें वार्ड कमेटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमेटी। अब जो वार्ड कमेटी है, या तो एक कमेटी वार्ड होगी, उसी को मतलब वार्ड कमेटी बोल दिया जाएगा, या 2, 3 या 4 हो सकती हैं। तो उन सभी को मिला के हमें वार्ड कमेटी देखने को मिलती है। Where a ward committee consists of one ward member representing that ward in the municipality shall be the chairperson of that ward। तो अगर मान लो एक ही वार्ड होगी, तो उसी के मेंबर को ही हमने चेयरपर्सन नियुक्त कर देना है। मगर अगर ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा वार्ड्स मिलके रिप्रेजेंट कर रही हैं वार्ड कमेटी, तो वहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच वार्ड्स इन द म्युनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड। तो उन सभी जो वार्ड्स के मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड एज चेयरपर्सन बाय किसके द्वारा? मेंबर ऑफ दैट वार्ड कमेटी। तो उन वार्ड कमेटियों के मेंबर्स के द्वारा ही उसको चेयरपर्सन को नियुक्त किया जाएगा। 7th पॉइंट पावर्स ऑफ वार्ड कमेटीज, यानी कि जो वार्ड कमेटीज बना दी गई हैं, उनके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं। लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ एंडो ward committees with such power and authority as may be necessary to enable them to carry out responsibilities conferred upon them। तो उनकी पहले कौन-कौन सी पावर होंगी, उनकी कौन-कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लोकसभा होगा, सॉरी, जो विधानसभा होगा,
वो निर्धारित करेगा कि वार्ड कमेटीज की कौन-कौन सी ड्यूटीज होती हैं, कौन-कौन के उनके काम होते हैं। लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। टोटल 12 शेड्यूल है। तो पावर एंड अथॉरिटी की बात भी 12th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन आपको पता है एससी, एसटी, वुमेन की और ओबीसी कैटेगरी की हमें देखने को मिलती है इनमें म्यूनिसिपैलिटी में। तो रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हर एक म्यूनिसिपैलिटी में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य नामांकित होते हैं अपनी कैटेगरी से। तो इनकी जो सीट्स होती हैं रिजर्व्ड, वो हर बार रोटेट होती है जब भी चुनाव होंगे। ये नहीं है अगर कोई एक पर्टिकुलर सीट एससी या एसटी या किसी औरत के लिए या ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो गई, तो वो आने वाले अगले 50 साल तक वहां पर मतलब बाकी कैटेगरी का कोई पर्सन चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो रोटेशन है हर बार बदलती रहती है। तो आगे है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्योंकि पंजाब में तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते नहीं हैं, हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको शेड्यूल्ड कास्ट ही देखने को मिलती है। तो उनकी जो टोटल सीट्स होंगी उनमें से 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होंगी एससी वुमेन के लिए, और नॉट लेस देन 1/3 seats will be filled by direct elections in every municipality reserved for women। तो जो टोटल म्यूनिसिपैलिटी की सीट्स होती हैं उसमें से 1/3 सीट्स रिजर्व होंगी औरतों के लिए। इसमें जो एससी वुमेन होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं। आगे है ऑफिस ऑफ चेयरमैन चेयरपर्सन in the municipality shall be reserved for scheduled castes, scheduled tribes and women in such manner as the legislature of a state may by law provide। तो जो चेयरपर्सन का जो पद होता है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और औरतों के लिए भी रिजर्व्ड होता है। और ये जो रिजर्वेशन होगी कितने प्रतिशत होगी, ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। आगे है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो अदरवाइज तो बैकवर्ड क्लास के लिए कोई सीट्स यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी में बोली नहीं गई कि रिजर्व होती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो बैकवर्ड क्लास के लिए भी कुछ सीट रिजर्व कर सकती है इन केस अगर वहाँ कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन ओबीसी कैटेगरी की ज़्यादा है या पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया में बैकवर्ड क्लास के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है। 9 पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती है इनके जो चुनाव होते हैं ये हमें लगातार 5 साल काम करते हुए देखने को मिलती हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है कब से शुरू होता है? डेट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल म्यूनिसिपैलिटीज मेंबर। जब इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है जीतने के बाद, तो तब से इनका 5 साल का जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। डिसॉल्व मतलब भंग। तो इनको अगर अपने आप को अच्छे से नई सेवाएं दे रहे हैं अपनी, तो इनको भंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी। तो इसकी बात जो 74th अमेंडमेंट आई थी 1992 में, उसमें की गई है। तो वो क्या बोलता है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, यानी कि कब इनको हटाया जा सकता है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल का टाइम पीरियड पहले कंप्लीट होने से इनको चुनाव करवाने पड़ेंगे। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो हाँ, तो आगे कुछ और भी सिचुएशंस यहाँ पे लिखी हैं, जैसे ड्यू टू ड्राफ्ट, मगर कोई सूखा पड़ जाता है, कोई भूचाल वगैरह आता है, फ्लड्स आते हैं, या और भी कोई कुदरती आपदा देखने को मिलती है, या इमरजेंसी कैन नॉट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन।
नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है और इनको हटाया भी जा सकता है, इनको भंग भी किया जा सकता है। तो ये अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से नहीं करते, जो इनकी डायरेक्शंस ऊपर से आ रही हैं, उनको फ़ॉलो नहीं करते, अगर ये मतलब अपनी ड्यूटीज़ को करने में मतलब कम्पिटेंट योग्य साबित नहीं होते, तब इनको डिसोल्यूट भी किया जा सकता है। हाउएवर बिफोर अ म्युनिसिपैलिटी इज़ सस्पेंडेड, तो जब भी म्युनिसिपैलिटी को सस्पेंड किया जाएगा या डिसॉल्व किया जाएगा, तब इनको एक अपॉर्च्युनिटी दी जाती है अपनी बात रखने की। यानी कि ये खुद अपने आप को रख सकते हैं कि क्यों ना इनको सस्पेंड किया जाए, तो ये फिर रीज़न बताएँगे। अगर रीज़न जेन्युइन होगा तो फिर इसको नहीं हटाया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द वार्ड कमिटी। तो अगर मान लो जो म्युनिसिपैलिटी हो जाती है भंग, तो उसके कारण वार्ड कमेटीज़ जो होती हैं, इनके नीचे जो काम करती हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो एज़ इट इज़ अपना काम करती रहेंगी, ठीक है? वो भंग नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो म्युनिसिपैलिटी होती है, वो किसके अंडर काम करते हुए आपको चुनाव इनके स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आपको देखने को मिलते हैं। ईच स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर पोल्स टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस सिमिलर टू जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इनको मतलब बिना किसी कारण के डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको लगता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो उनको हटाने का प्रोसीजर भी सेम होता है जैसे हाई कोर्ट के एक जज को हटाया जाता है। आगे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज कि इनके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर क्या-क्या होती है। वो है प्रिपरेशन ऑफ प्लान प्रिपेयर करने किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। देन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, कौन-कौन से फंक्शन इन्होंने परफॉर्म एक तो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज़ मे बी इंटरेस्टेड टू देम इंक्लूडिंग इन रिलेशन टू द फॉलोइंग मैटर्स लिस्टेड इन 12th शेड्यूल। तो शेड्यूल्ड 12th जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इनके काम-काज लिखे हुए हैं कि इन्होंने क्या-क्या करना है। आप देख सकते हो कि जैसे अर्बन प्लानिंग होती है, तो उसमें टाउन प्लानिंग भी आ जाएगी। रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, roads and bridges, water supply for domestic, industrial and commercial purposes, public health, sanitation, conservancy and solid waste management, fire service, urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects, then slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, provision of urban amenities and facilities such as parks, garden, playground, देन जो कल्चर है, एजुकेशन है, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स है, उनको प्रमोट करना, जो शमशान घाट वगैरह होते हैं, क्रीमेशन वगैरह जहाँ पे होती है, उनको तैयार करना, प्रिपेयर करना, देखभाल करना, जो गाय वगैरह होती है, जानवर होते हैं, तो उनके लिए जो तालाब वगैरह होते हैं, वो ध्यान रखना, उनकी साफ-सफाई का ख्याल रखना, वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, मतलब उनके एरिया में कितने बच्चे जन्मे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, इन सभी के रिपोर्ट्स को अपने हाथ में रखना। पब्लिक अमेनिटीज़ इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स एंड पब्लिक कन्वीनियंसेस। तो जैसे मोहल्ले में लाइट्स होती हैं, उनका ध्यान रखना, पार्किंग वगैरह जो होती है वो प्रोवाइड करवाना, जो बस स्टॉप्स होते हैं पब्लिक कन्वीनियंस के लिए। देन रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड टैनरीज़, जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पर जानवरों को काटा वगैरह जाता है, उनके बारे में मतलब ध्यान रखना, ख़्याल रखना। 13 पॉइंट हमने इस लेक्चर में कर लिया है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हम 14th पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पावर टू इम्पोज़ टैक्सेस से।